सोहन नगर रावी नदी के मोड़ पर बसा पुराना कस्बा था। वहाँ के पुराने हवेली नुमा घरों के बीच एक जमींदार धर्मवीर सिंह का घर भी था। वह अपनी पत्नी राधा और दो बेटियों, बड़ी बेटी विमला जिसकी उम्र 22 साल और छोटी बेटी बेला जिसकी उम्र 18 साल थी, उनके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। खेत खलिहान, गुड़ मिल और अनाज मंडी से उसकी अच्छी कमाई होती थी, मगर घर का रंग ढंग सीधा साधा था। राधा ने दिखावे को कभी बढ़ावा नहीं दिया। फसल के मौसम के बाद जमींदार ने विमला को पास बैठाकर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पास के गांव के कपड़ा व्यापारी श्री हरि मल्होत्रा का बेटा श्याम, बड़ा घर, बहुत सारी जमीन, सब सुविधा है उसके पास। क्या कहती हो? तुम बोलो तो तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं। विमला ने सुनते ही चमक भरी आंखों से माँ बाप को देखा और बोली, जैसी आपकी मर्जी पिताजी, आप मुझे जहां ब्याह देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। जबकि विमला मन ही मन बड़ा घर और बड़े लोगों के रिश्ते के बारे में सुनकर अंदर से बहुत खुश हो रही थी। बचपन से माँ पिताजी ने सारी इच्छाएं पूरी की हैं। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान रहती थी, इतना ऐशो आराम दूसरे घर भी देखने को मिलेगा या नहीं। पर भगवान का एहसान है, उसने मुझे मायका और ससुराल दोनों ही खाते पीते दिए हैं। विमला मन ही मन खुश थी और यह बात जमींदार अच्छे से जानता था। इसलिए उन्होंने अब अपनी दूसरी बेटी बेला से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। वो है ना हमारे श्री रामा जी, जो राजा के यहाँ खजांची का काम करते हैं। उनका बेटा अभी अभी शहर से पढ़कर आया है। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। उनको तुम बहुत पसंद हो। वो तुमसे अपने बेटे के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। पिताजी, मैं गांव के गरीब किसान के बेटे मोहन से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? वो मोहन जिसके घर 2 टाइम का भोजन भी समय से नहीं पकता है, तुमको उस घर में कैसे ब्याह दूं? अरे मेरी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं? जमींदार को गुस्सा आ गया। उसकी तेज आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी राधा भागते हुए आई। क्या हो गया जी? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सुन रही हो अपनी बेटी की बात? ये उस भूखे नंगे मोहन से विवाह करने की बात कर रही है। ये आप क्या कह रहे हो? मोहन, और वो भी इस हवेली का जमाई बनेगा? अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? समझाओ इसको, मैं इसका रिश्ता पक्का करके आता हूँ। अरे इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है और इनको रिश्ते को ठोकर मारनी है? नहीं बेटा, अच्छे रिश्तों को ठोकर नहीं मारते, किस्मत से मिलते हैं आजकल रिश्ते। वो देखो, निकू की बेटी पूरे 25 साल की हो गई है, आज तक ब्याह नहीं हुआ। उसको भी शुरू में कोई लड़का पसंद नहीं आया। जब समय था उसने पसंद नहीं किया। आज उसको कोई पूछने नहीं आता। क्या तुम भी यही चाहते हो? तुम भी उसी की तरह बिन ब्याही रह जाओ। माँ, मैं किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल रही, बस पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जिससे प्रेम करूंगी वही दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होगा मेरे लिए। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। माँ, आप पिताजी को समझाइए। राधा ने जमींदार की ओर देखा, जो गुस्से से अभी तक बेला को घूर रहे थे। राधा के दिल में ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो जो सुबोध की बेटी ने किया था। प्रेम में आकर वो हमारी बेटी भी कर ले। सुबोध की बेटी ने भी तो अपने पिता की नाक कटवा दी थी। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। मुझे जमींदार साहब को समझाना होगा, कहीं बेटी क्रोध में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। राधा ने जमींदार जी की तरफ देखकर कहा, हम लोग बचपन से अपनी दोनों बेटियों को इतना प्यार देते आए हैं। हमारा मन ऐसा हो रहा है जैसे हम अपनी बेटी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। राधा, वही तो मैं सोच रहा हूँ। हमारी बड़ी बेटी बड़े घर की बहू बनने वाली है। यदि छोटी बेटी किसी गरीब घर में ब्याह दी तो लोग हमें तरह तरह की बातें कहेंगे। बेटी अमीर घर में जाए या गरीब घर में, तकदीर अपनी ही लेकर जाती है। आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए और दोनों का विवाह तय कर दीजिए। तो तुम ये कह रही हो कि मैं बेला का विवाह मोहन से ही तय कर दूं? हाँ जी, अगर हमारी बेटी की किस्मत में धनवान होना लिखा होगा तो एक दिन वो भी धनवान बन जाएगी। तुम ठीक कह रही हो राधा। हमें भी बेला को किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हमने तो दोनों बच्चों के हमेशा सारे शौक और उनकी हसरत पूरी की है। अब ये फैसला भी बेला का ही होना चाहिए।
जमींदार और राधा दोनों बेटियों का विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद विमला एक बड़े से घर में जाती है और बेला छोटी सी झोपड़ी में जाती है। दोनों बहनों का घर आमने सामने था। बीच में बस एक नदी थी। विमला अपने घर की छत से बेला का छोटा सा घर देखते हुए शान से बोली, देख रहे हो इस झोपड़ी में बेला कैसे पड़ी हुई है। यदि पिताजी की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये मोहन भी ना राजा के यहाँ छोटे मोटे काम करता है। बदले में महाराज उसको 1-2 समय की रोटी दे देते हैं। अब इससे कितना ही घर चलेगा। तुम देखना एक दिन बेला को अपनी गलती का एहसास होगा। अब जल्दी से बताओ, आज तुम्हारे लिए किस रंग की साड़ी लानी है? कल ही हमारा विवाह हुआ है। पिताजी ने और आप लोगों के परिवार ने मुझे इतनी साड़ियाँ दी हैं। अब क्या आवश्यकता है साड़ी की? अरे आवश्यकता है, बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं घर के अंदर आऊं तुम्हारे लिए कुछ कीमती उपहार लेकर आऊं। श्याम की बातें सुनकर विमला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन और बेला अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। मोहन की माँ शांति चूल्हे पर खाना पका रही थी। धुआं दूर दूर तक फैला हुआ था। बेला उनके पास आई और बोली, माँ जी, आप हट जाएं, मैं खाना पका देती हूँ। बिटिया, नई दुल्हन है, तू खाना कैसे पकाएगी? दुल्हन नहीं हूँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटियों के सामने माँ काम नहीं करती। बेटा, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुमको ये चूल्हे पर खाना पकाना कहाँ आता होगा? तुम्हारे घर में तो वो होता है ना, स्टोव और खाना पकाने वाली भी। माँ जी, मैंने कभी चूल्हे पे खाना तो नहीं पकाया है, परंतु इतना पता है जब तक जिंदा हूँ आप मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगी। लोग कहते हैं बड़े घरों की बेटी बिगड़ी हुई होती है। मेरे मोहन की तो किस्मत ही पलट गई जो इतनी अच्छी बहू घर में आई है। अभी मोहन वहां आता है, उतरा हुआ चेहरा और मायूस निगाह। क्या हुआ बेटा? माँ, इतने दिनों से राजा के यहाँ खेती करता हूँ। वो मुझे 1 महीने के सिर्फ 11 रुपए देते हैं। आज 1 महीना हो गया। मंत्री जी से बोला था पगार दिला दो। मंत्री जी ने सीधे टाल दिया, कहा बाद में ले लेना। अभी राजा दूसरे कामों में उलझे हुए थे। कोई बात नहीं बेटा, बाद में ले लेना। इसमें इतना निराश होने वाली क्या बात है? माँ, बेला कल ही घर आई है। सोच रहा था उसके लिए कुछ लेता आऊंगा, वो खुश हो जाएगी। बड़े घर की लड़की है, यहाँ गुजारा करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं तो उसके सामने यह बात बोल भी नहीं सकता। कभी उसको मुझसे विवाह करने का फैसला गलत लगने लगे और वह यह घर और रिश्ता छोड़कर अपने मायके चली जाए। प्रेम और विवाह में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कल तक प्रेम था, आज विवाह के कठिन डोर में बंध चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस तंग डोरी से उसका दम घुट जाए। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां बेला आ जाती है। उनकी बात सुनकर बोलती है, मेरा कोई दम नहीं घुट रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस घर में आकर। ऐसा लग रहा है भगवान मेरे साथ हैं, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप और माँ जी मुझे समझ नहीं पाए। बेला, तुम परेशान नहीं हो। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम यहाँ इतनी छोटी सी धुएं से भरी झोपड़ी में कैसे रहोगी। तुम और विमला दीदी साथ में पले बड़े हैं। आज विमला दीदी इतने बड़े घर की मालकिन बन गई है और तुम इस छोटे से घर में हो। मुझे यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं विमला दीदी से ज्यादा खुश हूँ और एक दिन ये बात आप भी मानोगे। वहीं दूसरी तरफ श्याम एक पतली सी गली की तरफ चला जा रहा था। तभी उसको सामने से एक मछुआरा आता दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। श्याम को देखते ही बोला, बेटा श्याम, तुम हमेशा मुझसे मछली खरीदते आए हो ना? हाँ, खरीदता तो हूँ, पर हुआ क्या है? जिस तालाब में मैं जाल डालता हूँ उसी तालाब में कल से दूसरा मछुआरा आने लगा है। उसका कहना है कि वह राजा का खास आदमी है। अब से तालाब की सारी मछलियां वो ही ले जाएगा। यदि उसने मुझे मछली नहीं पकड़ने दी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? वो तो भूख से मर जाएंगे। मुझे तो मछली पकड़ने के सिवा कोई दूसरा काम आता भी नहीं है। अरे काका, फिक्र क्यों करते हो मेरे होते हुए? चलो मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कौन तुमको मछली पकड़ने से रोकता है। श्याम मछुआरे के साथ साथ चलने लगता है। कुछ ही देर में वो तालाब के किनारे आ जाते हैं।
जहां पहले से ही एक आदमी जिसका नाम रतन था बैठा हुआ था। श्याम रतन के सामने आकर कहता है, तुम इसे तालाब से मछली पकड़ने क्यों नहीं दे रहे हो? अरे वह गरीब आदमी है, उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। बात तो आपकी ठीक है साहब, पर यह तालाब तो मैं अब इस मछुआरे को नहीं दूंगा। यदि आप बोले तो इस तालाब का एक हिस्सा मछली मैं आपको दे सकता हूँ। मछलियाँ खाने का हमें शौक है, पर एक हिस्सा मछलियाँ तो बहुत होती है। यह तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है, इतनी मछलियों का मैं क्या करूँगा? सोच कर देखो साहब, एक हिस्सा मछली बेचकर मैं पैसे आपके घर आपको देकर आऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस मछुआरे से मुझे यह तालाब दिला दो। रतन यह साहब गांव में सबसे अधिक ईमानदार और पैसे वाले हैं। जिनका ईमान तू खरीदने की बात कर रहा है वो बिकाऊ नहीं है। एक बार साहब अपने मुंह से बोल देते तो मेरे लिए फैसला करने में आसानी होती। हो गया फैसला, अब यह तालाब रतन के पास ही रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं श्याम बाबू? अरे मैंने कितने साल आपकी सेवा की है। हाँ, इतने साल तुमने सेवा की, अब रतन को भी थोड़ा सा मौका दो। ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अरे कुछ तो दया कीजिए। श्याम ने उसकी एक ना सुनी, और ये सब ना पहली बार था ना आखिरी बार। वो लोगों को ऐसे ही ठग कर पैसे कमाया करता था, इसलिए उसके पास इतना पैसा जमा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मोहन रात होने के बाद अपने घर लौट रहा था। थकान से उसकी हालत खराब थी। वो जैसे ही श्याम के घर